किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की यूरोप के अहम देश क्रोएशिया की यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में किए कुल 4 समझौते। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में दी जानकारी। कहा कि 24 जून को पूसा संस्थान में सारे वैज्ञानिक व कृषि अधिकारी, राज्यों के कृषि मंत्री की हाइब्रिड मोड में होगी बैठक। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में की कटौती। उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का किया निरीक्षण। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के लिए जारी किया गया अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की यूरोप के अहम देश क्रोएशिया की यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मील का पत्थर साबित होगी। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को लेकर सहयोग और विकास की नई उम्मीद जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सतत विकास के लिए विजन की सराहना की। द्विपक्षीय संबंधों का ये नया अध्याय है। इस मौके पर दोनों ही देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 4 समझौते किए हैं, तो वहीं सेमीकंडक्टर, स्पेस, मोबिलिटी सहित कई ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना जताई है। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू तथा यूक्रेन की कृषि नीति एवं खाद्य उप मंत्री ऑक्साना ओस्माचको ने की। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये बैठक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अजीत कुमार साहू ने भारत की उल्लेखनीय कृषि उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का अवलोकन प्रस्तुत किया। अजीत कुमार साहू के द्वारा उल्लेखित अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और ई-नाम शामिल है। उनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र व ग्रामीण विकास में वृद्धि को बढ़ावा देना है। ऑक्साना ओस्माचेको ने भारत के साथ अपनी मूल्यवान साझेदारी को विस्तार देने के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मशीनीकरण, डिजिटल कृषि, जीनोम संपादन और पादप प्रजनन प्रौद्योगिकी, मृदा उर्वरता और मृदा मानचित्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने में यूक्रेन की गहरी रुचि व्यक्त की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 जून को पूसा संस्थान में सारे वैज्ञानिक व कृषि अधिकारी, राज्यों के कृषि मंत्री सभी हाइब्रिड मोड में जुड़ेंगे। अभियान के नोडल अफसर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और
समेकित रूप से नोडल अफसर राज्यवार कृषि की स्थिति का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके आधार पर राज्यों के साथ मिलकर केंद्र को क्या क्या और करना चाहिए वो भी करेंगे। शोध के विषयों बाकी मुद्दों पर भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोयाबीन किसानों के लिए हम इंदौर में 26 जून को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। सोयाबीन की समस्या के लिए 26 तारीख को इंदौर में ही किसान, वैज्ञानिक और संबंधित जितने पक्ष मिलकर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम काम करने वाले कपास पे, कपास मिशन के लिए। उसके बाद हम काम करने वाले गन्ने पे, फिर दलहन मिशन पर, फिर तिलहन मिशन पर। तो ये अभियान रुकेगा नहीं, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग भी जारी रहेगा। 24 तारीख को जून में 24 जून को इसी पूसा संस्थान में हम सारे वैज्ञानिक कुछ यहाँ फिजिकल आएंगे। बाकी जितने वैज्ञानिक हमारे गए 8000 से ज्यादा वो वर्चुअल जुड़ेंगे, जितने अधिकारी गए वो जुड़ेंगे, राज्यों के माननीय कृषि मंत्रियों को जोड़ेंगे, वर्चुअल एक्चुअल जैसी सुविधाओं, और हर राज्य के बारे में जो इस अभियान का नोडल अफसर था अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए केवीके को एक टीम के रूप में नोडल एजेंसी हर जिले के लिए बनाई जाएगी, जो किसानों के हित में कोऑर्डिनेट करेगी। केवीके का एक जैसा स्वरूप और उसे सुदृढ़ करने की दिशा में भी हम काम करेंगे। और केवीके के वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से सप्ताह में 3 दिन खेतों में किसानों के बीच जाएंगे और कृषि मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी सप्ताह में 2 दिन खेतों में किसानों के बीच जाऊंगा। एक तो ज्ञान, अनुसंधान और क्षमताओं का जो गैप है, उस गैप को हम पाटने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र को एक टीम के रूप में नोडल एजेंसी हम बनाएंगे हर जिले के लिए। वो कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी, नहीं तो जिले में कौन करेगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी सप्ताह में 2 दिन खेतों और किसानों के बीच में होऊंगा। और मैंने अपने अफसरों को भी कहा है कि केवल दिल्ली के कृषि भवन में बैठ के या पूसा संस्थान में बैठ के सारी चीजें हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम फील्ड में नहीं जाए। तो जब मंत्री जाएगा तो अधिकारियों के लिए भी जरूरी होगा कि वो खेतों में किसानों के बीच एक निश्चित समय के लिए जाएं, ताकि व्यवहारिक अनुभव हो और आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा संस्थान दिल्ली में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कृषि विज्ञान केंद्र की नवोन्मेषी किसान मंजू कश्यप तथा अवनीश त्यागी से बातचीत की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नवोन्मेषी किसानों मंजू कश्यप तथा अवनीश त्यागी के नवाचारों एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान में किए गए प्रचार प्रसार की सराहना की। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर हाल ही में आयात शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण किया है। पिछले कुछ दिनों में किए गए निरीक्षणों में बंदरगाह आधारित प्रमुख खाद्य तेल रिफाइनरियां और अंतर्देशीय प्रसंस्करण संयंत्र शामिल थे, जो कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं। जिन प्रमुख उद्योगों का दौरा किया गया उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य शामिल हैं, जहां अधिकतम खाद्य तेल प्रसंस्करण सुविधाएं स्थित हैं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलिन जैसे रिफाइंड खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य और वितरक को
मूल्य पर हाल ही में की गई शुल्क कटौतियों के प्रभाव की समीक्षा करना था। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेल जैसे कि कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। इस फैसले के चलते कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क में अंतर 8.75% से 19.25% हो गया है। इस बदलाव का मकसद सितंबर 2024 में शुल्क वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में समवर्ती वृद्धि के नतीजतन खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे का हल निकालना है। खाद्य तेल संघों और उद्योग के हितधारकों को ये सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि कम किए गए शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं खास तौर पर झारखंड के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मानसून पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की ओर लगातार बढ़ रहा है और इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल ये दौर थमने वाला नहीं है। कर्नाटक और केरल में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। तो वहीं वर्तमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राजस्थान और उससे सटे इलाकों पर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में इस सप्ताहांत तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के शेष भागों जैसे कि राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। हरियाणा के अंबाला जिले में पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू हुई है और इसके लिए अंबाला छावनी में एक मशीन लगाई गई है जो शहर में बेकार पड़े गोबर को लकड़ी में बदलने में मदद करती है। अंबाला छावनी में एक मशीन लगाई गई है जो शहर में बेकार पड़े गोबर को लकड़ी में बदलने में मदद करती है। इस तकनीक से न केवल गोबर का सही उपयोग हो रहा है बल्कि शहर की सफाई भी हो रही है। गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग एकदम सकारात्मक कदम है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए शहर से गोबर को एकत्रित किया जाता है और इसके बाद मशीन की मदद से लकड़ी की तरह बनाया जाता है। इस तकनीक की मदद से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का सही उपयोग भी हो रहा है। हम लोगों ने गोबर से लक्कड़ बनाने का कार्य शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है समय समय पर जो काम किया जाता है जिसके अंदर लक्कड़ का इस्तेमाल होता है, तो पर मैं सभी से यह है कि लक्कड़ अगर वो पेड़ों की यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन पर असर होता है, पर वो पोल्यूशन फैलाती भी है। दूसरा, एक पेड़ कटता है उसके लिए गोबर से बनी हुई लक्कड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा, गोबर को भी ख़त्म करने में हमारा सहयोग होता है। तो इससे मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों और वनों की कटाई से उपज रहे खतरों के बीच गोबर से बनी लकड़ी यानी गो काष्ठ एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। गोबर से लकड़ी बनाने की ये अनोखी पहल न केवल पारंपरिक लकड़ी का एक उत्कृष्ट विकल्प है बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक परंपराओं का पालन और किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहे हैं सर। देखिए, इसके फ्यूम से एक तो आपको जो है किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी, एस्थमा वगैरह है वो आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड दूसरा, लकड़ का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि ढाबों में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर तपाने के लिए लकड़ ही काम आती है या कोयला चलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोग हमारा ये लगा रहे हैं वो बार बार हमसे रिपीट ऑर्डर्स लेकर जाते हैं। ये जी हम लेके आते हैं कि खाद फिर इसमें डालते हैं मशीन में जी, फिर बनाते हैं, 4-5 दिन सुखाते हैं जी। कई बंदे आते हैं वीडियो बना के लेके जाते हैं। इस 4-5 दिन में तैयार कर लेते हैं। सूख जाती है लकड़, मशीन से तैयारी करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं। गोबर से लकड़ी बनाने की प्रक्रिया में सूखे गोबर को मशीनों के माध्यम से कंप्रेस कर लकड़ी के आकार में ढाला जाता है।
इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, जिससे उनकी नमी समाप्त हो जाती है और ये जलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। गोकाष्ठ का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, यज्ञ और हवन के दौरान बढ़ रहा है। पारंपरिक लकड़ी की तुलना में ये सस्ता भी है और प्रदूषण रहित विकल्प भी प्रदान करता है। इस तकनीक ने पशुपालकों के लिए एक नया आय का स्रोत खोल दिया है। जहां पहले गोबर का उपयोग मुख्य रूप से खाद में होता था, अब इसके व्यावसायिक उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। हरियाणा के अंबाला से मनोज सभरवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश के किसानों को खरीफ फसलों की बुआई एवं गन्ने की टॉप ड्रेसिंग के लिए नत्रजनिक एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 15.96 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 5.87 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है। शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से पिछले वर्षों की तरह इस खरीफ सीजन में भी उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे किसी एक ब्रांड को लेकर परेशान ना हो। वर्तमान में भारत यूरिया अथवा भारत डीएपी जैसे नामों से अलग अलग कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं जो गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं। किसानों से अपील की है कि केवल वर्तमान में फसलों की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें और आने वाली फसलों के लिए पहले से उर्वरकों का भंडारण ना करें। किसानों के इस कदम से सभी किसानों को समय पर खाद मिल सकेगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए, वहीं इसकी आवक भी सामान्य दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जून को गेहूं का भाव रहा 2,725 रुपए, जो कि 18 जून को 25 रुपए चढ़कर 2,750 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी गेहूं की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 2,541 रुपए, जो कि 18 जून को 40 रुपए चढ़कर 2,581 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 17 और 18 जून को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ 2,480 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 18 जून को इसका भाव 10 रुपए टूटकर 2,480 रुपए से 2,470 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल के मुकाबले 205.41 एलएमटी से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाती है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद हुई है।
RMS 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल MSP भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 LMT, हरियाणा से 65.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जून को हरी मिर्च का भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए टूटकर 3,650 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी इस दौरान हरी मिर्च की खरीद गिरावट के साथ हुई। 17 जून को यहां इसका भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 18 जून को 50 रुपए गिरकर 1,250 रुपए पर आ गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहां की जयपुर मंडी में हरी मिर्च के सौदे तेजी के साथ हुए। 17 जून को इसका भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 18 जून को 500 रुपए की छलांग लगाकर 1,750 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान हरी मिर्च स्थिर भाव पर बिकी। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 2,200 रुपए पर टिका रहा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान मक्के की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण कर लें। यहां इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान लोबिया, सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों की बुवाई कर लें। यहां के किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब में किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। हरियाणा में भी इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर लें। हरियाणा में इस समय कपास की अमेरिकन और बीटी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। दिल्ली में इस समय अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, तरबूज और लौकी अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धान की नर्सरी लगा लें। बिहार में इस समय भिंडी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान जून के तीसरे सप्ताह तक खेतों में कुंदरू और तुरई जैसी बारहमासी फसलों की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिला में अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में कल भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जेजुरी मोरगांव रोड पर स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हादसे में एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई।
राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं पुस्तक का विमोचन हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के पहले चरण में ईरान से सुरक्षित निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल ने 1100 पत्रों की चार्जशीट दाखिल की है। और एक बार फिर से हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री की यूरोप के अहम देश क्रोएशिया की यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में किए कुल 4 समझौते। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में दी जानकारी। कहा कि 24 जून को पूसा संस्थान में सारे वैज्ञानिक व कृषि अधिकारी, राज्यों के कृषि मंत्री की हाइब्रिड मोड में होगी बैठक। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में की कटौती। उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का किया निरीक्षण। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के लिए जारी किया गया अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।